हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टेट और इलेक्ट्रोस्टेट में हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, और थोड़ा मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ। हम लोगों ने चार्ज के 3 प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया था, है ना। एक प्रॉपर्टी आपका क्या था कि सहजातीय आवेशों के मध्य रिपल्सन होता है और विजातीय आवेशों के मध्य अट्रैक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था आवेश की निश्चरता, है ना। यानी आपका जो चार्ज है ना वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना, जिसको हम बोलते थे आवेश का संरक्षण। ठीक है, तो 3 गुणधर्म हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चार्ज का चौथा गुणधर्म। ठीक है, चौथा गुणधर्म क्या है बच्चों? तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बच्चों ये क्या होता है आप लोग देखो। यदि आप किसी भी वस्तु को आवेश देना चाहते हो, है ना, तो आपके पास 2 मेथड हैं। कौन कौन से? तो आंसर है कि या तो आप वस्तु से इलेक्ट्रॉन हटा लो, है ना, तो आपको पता है वस्तु पर धनावेश आ जाएगा, है ना। या फिर कोई भी न्यूट्रल बॉडी है ना, उदासीन वस्तु है, आप उसे इलेक्ट्रॉन दे दो तब उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी या तो वस्तु से इलेक्ट्रॉन हटाना है या फिर वस्तु में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, वस्तु पर चार्ज आ जाएगा। फिर बता रहा हूँ, हटाओगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना, और ऐड करोगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो बताओ, ध्यान से सुनना। हम लोग क्या देखते हैं कि किसी भी बॉडी पर जो आपका आवेश होता है, किसी भी बॉडी पर जो आपका आवेश होता है ना, वो किस फॉर्म में होता है। तो आप ध्यान से देखेंगे भाई, यदि हटा लोगे तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। यदि ऐड करोगे तो उस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। और ये वाला चार्ज हमेशा इस वाले फॉर्म में होगा, N और गुणा में क्या आएगा? E। N और गुणा में क्या आएगा? E। ये वाला जो इक्वेशन है ना, इसे ही कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ जो ये आपका E है, ये क्या है बच्चों? मैं आपको बताता हूँ। ये जो E है ये क्या है? E आपका है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, है ना। ये बच्चों आवेश का न्यूनतम मान है। क्या है ये? आवेश का न्यूनतम मान। और इसको बोला जाता है आवेश का क्वांटा। क्या बोला जाता है? आवेश का क्वांटा। ठीक है, आवेश का क्वांटा। यहाँ जो ये आपका n है ये क्या है? तो बच्चों ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है ना, धनात्मक पूर्णांक, है ना। जैसे आपका n का मान 1 हो सकता है ना, इसके बाद ये 2 हो सकता है ना। इंटीजर है बच्चों, ये पूर्णांक है ना। 1 और 2 के बीच का जो कोई वैल्यू है वो नहीं हो सकता, है ना। 1.25 नहीं हो सकता, है ना। 1.35 नहीं हो सकता, 1.5 नहीं हो सकता, 1.75 नहीं हो सकता। पॉजिटिव इंटीजर है ये। 2 के बाद अगला इसका वैल्यू क्या होगा? 3। इसके बाद अगला वैल्यू क्या होगा? 4। अगला वैल्यू क्या होगा? 5 और सो ऑन, है ना। यानी क्या है ये बच्चों? पॉजिटिव इंटीजर, यानी आपका क्या है? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। अब यह देखते हैं कि आपने ऐसे कैसे लिख दिया कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो हमेशा Q होता है प्लस माइनस Ne। तो बच्चों आप लोग देखें, आपके पास 2 बॉडी हैं, है ना। ये मैं ले लेता हूँ बच्चों वस्तु फर्स्ट। ये मैं ले लेता हूँ वस्तु फर्स्ट, ठीक। और ये मैं ले लेता हूँ बच्चों वस्तु सेकंड। ठीक है, 2 अलग अलग वस्तु है, दोनों ही उदासीन है। उदासीन होने का मतलब ये जो आपकी वस्तु फर्स्ट है ना, फर्स्ट, इसमें बच्चों
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर इक्वल है। ये भी उदासीन है, इसका मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर है वो इक्वल है। एक बार के लिए मान लो कि इस वस्तु में 200 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है न्यूट्रल होने के लिए इसमें 200 ही प्रोटॉन होंगे। तो नेगेटिव चार्ज -20, पॉजिटिव चार्ज +20, नेट कितना बच्चों 0। इसमें आप मान लो बच्चों 100 इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों इसमें 100 ही प्रोटॉन होंगे, ये भी आपकी न्यूट्रल हो गए। ठीक है, अब हम लोगों को बॉडी फर्स्ट को भी है ना चार्ज देना है और बॉडी सेकंड को भी चार्ज देना है। अपने काम करते हैं बच्चों, अपने काम करते हैं। इस बॉडी को मान लीजिए आपको पॉजिटिव चार्ज देना है और पॉजिटिव चार्ज देना है, इसका मतलब इससे हमें इलेक्ट्रॉन हटाना है। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉन हटाना चाहते हो। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों 200। कितने हैं 200। ठीक है, तो बताओ आप इससे कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन हटा सकते हो। ठीक है, तो मेरा आंसर है आप इससे 1/2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, है ना। इलेक्ट्रॉन को टुकड़ों में या फिर अंशों में नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, आप इससे बच्चों 1/4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, है ना। एक इलेक्ट्रॉन का चौथा हिस्सा, इलेक्ट्रॉन तो फंडामेंटल पार्टिकल है, उसको तो फर्दर ब्रेक किया ही नहीं जा सकता, है ना। मैं आपसे कहूँ कि आप इससे 1/10 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, नहीं निकाल सकते। कम से कम आप कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो 1। कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो 1। आपने इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। ठीक है, और यहाँ आप ये माने कि ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपने बच्चों वस्तु सेकंड में स्थानांतरित कर दिया, है ना। वस्तु सेकंड में स्थानांतरित कर दिया। अब जैसे आपने इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, है ना बच्चों। 200 इलेक्ट्रॉन नहीं, बोलो कितने हो गए 199, है ना। बोलो बच्चों प्रोटॉन एक क्या है एक्स्ट्रा, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। तो इस पे जो चार्ज है वो कितना आ जाएगा, तो आंसर है +E। या बच्चों जो आपका +E है इसको आप क्या कह सकते हो +1 × E। इतने वाला इस पे चार्ज आ गया। ओके, अब इस पे देखते हैं बच्चों, अब इस पे देखते हैं। इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इसमें ऐड हुआ है ना। और आपको पता है ऐड होने पे नेगेटिव चार्ज आता है ना। इलेक्ट्रॉन कितने थे 100, एक ऐड हो गया तो अब 100 नहीं रहे, ये वाला एक ऐड हो गया, तो बोलो कितने हो गए 101 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं 100, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों, इस पे चार्ज आ जाएगा -1 ऑफ E। तो इस वाली बॉडी पे आया बच्चों पॉजिटिव चार्ज और उसका वैल्यू +1 ऑफ E। इस वाली बॉडी पे आया नेगेटिव चार्ज और कितना -1 ऑफ E। अब यह वाला जो चार्ज है ना, ये किसी वस्तु पर आवेश का मिनिमम वैल्यू है बच्चों, न्यूनतम मान है। इससे कम चार्ज नहीं दिया जा सकता। भाई कम से कम आप 1 इलेक्ट्रॉन तो ही निकाल सकते हो, है ना। 1 से कम तो निकाल नहीं सकते। तो पहली बार जब इसकी लाइफ में चार्ज आएगा ना, पहली बार जब इसकी लाइफ में चार्ज आएगा, पहले तो न्यूट्रल था, चार्ज 0 था, तो वो कितना आएगा, तो आंसर है +1 ऑफ E। और +1 ऑफ E का मतलब बोलो कितना है, +1 ऑफ E का मतलब बोलो कितना है E। इसका मतलब ये जो E है जिसका मान मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आवेश का क्या है बच्चों न्यूनतम मान। अब आपको बता रहा हूँ जो चार्ज का मिनिमम वैल्यू होता है, जो चार्ज का मिनिमम वैल्यू होता है उसको बच्चों चार्ज का क्वांटा बोलते हैं। तो ये आपका क्या है चार्ज का क्वांटा, या इसको बोलते हैं बच्चों आवेश का क्वांटा। अब ध्यान से सुनना, किसी भी बॉडी को इससे कम चार्ज नहीं दिया जा सकता, है ना। किसी भी वस्तु को इससे कम चार्ज नहीं दिया जा सकता। 1 नंबर बात। अब देखो बच्चों, इस वस्तु को हमें और अधिक आवेशित करना है, तो सीधा सीधा है इससे और अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन हटा लो, है ना। और अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन हटा लो और बड़ा चार्ज आ जाएगा। तो बच्चों अब आप क्या कर सकते हो, देखो आपने 200 इलेक्ट्रॉन में से एक निकालकर इस पे 199 इलेक्ट्रॉन कर दिए, है ना। अब आप इससे 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल लो। वही बात है, इलेक्ट्रॉन को टुकड़ों में नहीं निकाला जा सकता, एक और निकाल सकते हो। जैसे आप इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो अब इस पे इलेक्ट्रॉन बच्चों 199 नहीं, कितने हो जाएंगे 198। कितने हो जाएंगे 198। प्रोटॉन 2 एक्स्ट्रा है
तो नेगेटिव वाला चार्ज आएगा -198, पॉजिटिव वाला आएगा +200। फाइनली इस पे जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, +2e। और वो वाला जो एक इलेक्ट्रॉन आपने इससे निकाला है वो आप इसमें स्थानांतरित कर दो। इसका मतलब आपने एक पहले स्थानांतरित किया था, एक अब कर दिया, टोटल कितने स्थानांतरित कर दिए, 2। तो इलेक्ट्रॉन बच्चों इसमें 101 नहीं, इसमें बोलो बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अब, 102। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है प्रोटॉन के कंपैरिजन में, तो इस पे जो चार्ज है वो कितना आ जाएगा, -2e। कितना आ जाएगा, -2e। तो अब क्या देख रहे हो आप, बॉडी पर यदि मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो पहला जो पॉसिबल वैल्यू है वो है 1e, है ना। 1e के बाद अगला जो वैल्यू पॉसिबल है वो 2e है ना। इन दोनों के बीच के वैल्यू पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब आप इस बॉडी को 1e चार्ज दे सकते हो। 1e के बाद यदि आप ये चाहो ना कि 1.1e चार्ज दे दें तो बच्चों ये पॉसिबल नहीं है। आप चाहो 1.5e चार्ज दे दें तो ये पॉसिबल नहीं है। 1e के बाद अगला जो पॉसिबल वैल्यू है वो चार्ज का बोलो कितना है बच्चों, 2e। कितना है, 2e। यानी बॉडी पर चार्ज जो है ना वो बच्चों अपने डिस्क्रिएट वैल्यू रखता है ना, विविक्त मान रखता है, टुकड़े वाले मान रखता है ना। कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं रखता कि एक के बाद 1.1, 1.2 ऐसा बढ़ते बढ़ते 2 होगा। 1e आपको दिखेगा और 1e के जस्ट बाद आपको अगला जो वैल्यू है वो कितना दिखेगा, 2e। ऐसे यदि नेगेटिव चार्ज है तो यदि मैग्नीट्यूड की बात करूं तो 1e दिखेगा, 1e के बाद अगला क्या दिखेगा, 2e। चलो इसको और ज़्यादा आपको चार्ज देना है तो आप क्या काम करो बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लो, बॉडी से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और 3 निकल जाएंगे तो देखो 3 की है ना कमी हो जानी है, अपना दिमाग लगा लेना। अगला जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा बच्चों, +3। और इसको यदि आपने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, इसने यदि ग्रहण कर लिए हैं तो इस पे जो अगला चार्ज आएगा वो कितना होगा, -3e। यानी 2e के बाद अगला जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों, 3e। कितना आ रहा है बच्चों, 3e। कितना आ रहा है, 3e। यानी 2e और 3e के बीच के जो वैल्यू है जैसे 2.5e, 2.7e, इस प्रकार के वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही आप कह सकते हो अगला जो वैल्यू वो है वो कितना आएगा, 4e। इधर कितना आएगा, -4e। अगला जो वैल्यू है वो कितना आएगा, 5e। इधर कितना आएगा, -5e। यहाँ ये एक क्या है, तो आंसर है कि ये वाला जो बॉडी फर्स्ट है ना, इससे हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना। और इधर जो एक है वो क्या है, ये जो आपका बॉडी सेकंड है ना, इसके द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ जो E का जो मल्टीपल फैक्टर आया है, यानी जो आपका कोफिशिएंट आया है, यानी जो आपका गुणांक आया है वो 2 है। इसका मतलब ये इस वस्तु से हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। भाई पॉजिटिव है इसका मतलब हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और नेगेटिव है इसका मतलब ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो यहाँ 2 है इसका मतलब इसने 2 ग्रहण किए हुए हैं, यहाँ 3 है इसका मतलब इसने 3 ग्रहण किए हुए हैं, यहाँ 4 है इसका मतलब इससे 4 हटाए गए हैं, यहाँ 5 है इसका मतलब इसके द्वारा 5 ग्रहण किए गए हैं। तो इसी प्रकार यदि आप बॉडी से 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो चार्ज आता है 1 ही, 2 निकालते हो तो 2 ही, 3 निकालते हो तो 3 ही, 4 निकालते हो तो 4 ही, 5 निकालते हो तो 5 ही। ऐसे यदि बॉडी से आप बच्चों n इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, +n। और कोई बॉडी यदि n इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है तो उस पर चार्ज कितना आ जाएगा, -n। इसका मतलब किसी बॉडी पे चार्ज हो सकता है या तो Q बराबर +n, या बच्चों क्या हो सकता है, Q बराबर -n। यहाँ आपका n क्या है, n क्या है, वस्तु से हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और यहाँ n क्या है, यदि नेगेटिव चार्ज है तो वस्तु के द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और वस्तु से हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों एक इंटीजर नंबर होगा, यानी एक पूर्णांक होगा, है ना। ऐसे नहीं हो सकता कि n का वैल्यू आपका 1.5 आ जाए, 1.6 आ जाए, है ना, 3.7 आ जाए, 4.2 आ जाए। आप 4.2 इलेक्ट्रॉन नहीं हटा सकते, 3.7 इलेक्ट्रॉन नहीं हटा सकते, ये नहीं हटा सकते, ये नहीं हटा सकते। या तो आप 1 इलेक्ट्रॉन हटा सकते हो, उसके बाद अगला पॉसिबिलिटी क्या है, आप कितने हटाओ, 2, या फिर आप कितने हटाओ, 3, या फिर आप कितने हटाओ, 4,
यानी n आपका जो है वो क्या है, एक इंटीजर नंबर। क्या है बच्चों, एक इंटीजर नंबर। तो q बराबर या तो क्या हो सकता है प्लस n गुणा i, और q बराबर या क्या हो सकता है माइनस n गुणा i। फिर आपको बता रहा हूँ n आपका क्या है, एक इंटीजर नंबर यानी एक पूर्ण संख्या है बच्चों। और e क्या है, e क्या है, मैंने बताया था ना कि ये e है ना, ये e वास्तव में क्या है बच्चों, ये e जो वास्तव में ये क्या है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये e वास्तव में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका मैग्नीट्यूड है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका मैग्नीट्यूड है कितना भाई, ये 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम। और ये किसी वस्तु को दिया जा सकने वाला आवेश का मिनिमम वैल्यू है, यानी आवेश का कौन सा मान है बच्चों, न्यूनतम मान। और जो ये न्यूनतम मान होता है इसको क्या कहा जाता है, आवेश का क्वांटा। चलो यहाँ आपने एक बात तो जरूर सीख ली होगी, एक बात तो जरूर सीख ली होगी कि किसी भी वस्तु पर है ना, जो चार्ज है ना, चार्ज वो बच्चों किस फॉर्म में पाया जाता है, तो आंसर है n गुणा ई की फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो प्लस n गुणा ई आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो माइनस n गुणा ई आ जाएगा। यानी चार्ज का जो वैल्यू है उसके लिए मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो बॉडी पे चार्ज या तो हो सकता है 1 गुणा ई, इसके बाद क्या हो सकता है 2 गुणा ई, इसके बाद कितना हो सकता है 3 गुणा ई, इसके बाद कितना हो सकता है 4 गुणा ई, और इसी प्रकार बोलो क्या हो सकता है n गुणा ई। इसका मतलब किसी वस्तु पर चार्ज कैसे पाया जाता है, तो आंसर क्या है बच्चों, आंसर क्या है, किसी भी बॉडी पे चार्ज होगा चाहे उसका कुछ भी वैल्यू हो, वो कैसे पाया जाएगा, तो आंसर है ये जो आवेश का न्यूनतम मान है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश, या फिर क्या बोलते हैं आवेश का क्वांटा, या फिर क्या बोलते हैं आवेश का न्यूनतम मान, या क्या बोलते हैं आवेश का न्यूनतम मान। किसी भी वस्तु पर आवेश कैसे पाया जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसके पूर्ण गुणज के रूप में, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसके पूर्ण गुणज के रूप में। क्योंकि आप किसी भी बॉडी पे चार्ज देखो बच्चों, ये हो सकता है, या फिर 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 ये हो सकता है। यानी किसी भी बॉडी पे आप चार्ज देख लो तो जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है उसका गुणांक देखो आप, है ना, 1 है, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है n भी क्या है पूर्ण संख्या, ये भी क्या है पूर्ण संख्या, ये भी क्या है पूर्ण संख्या। यानी आवेश कितना होगा, तो आंसर है इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। और इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इसको ही क्या कहा जाता है, आवेश का क्वांटीकरण। फिर मेरी बात सुनो बच्चों, भाई ये जो वर्ल्ड है ना, ये वर्ल्ड क्वांटाइजेशन या क्वांटीकरण, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, यदि कोई भी चीज़ है ना अपने पास, कोई भी चीज़ अपने पास अवेलेबल है, कैसे, एक फिक्स्ड अमाउंट में, टुकड़ों में नहीं बच्चों, एक फिक्स्ड अमाउंट में, तो हम बोलते हैं कि उस चीज़ का क्या हो रहा है, क्वांटाइजेशन। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे मेरे पास ये मार्कर है बच्चों, है ना, मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, तो मेरे पास ये मार्कर या किसी शॉपकीपर के पास ये मार्कर जो है वो किस फॉर्म में हो सकता है भाई, या तो मेरे पास एक मार्कर होगा, है ना, एक के बाद कितना होगा बोलो, 2 होंगे, है ना, 1.5 मार्कर नहीं हो सकता, है ना, 1.25 मार्कर नहीं हो सकता, या तो 1 होगा, 1 के बाद कितना होगा 2, 2 के बाद कितने हो सकते हैं 3, 3 के बाद कितने हो सकते हैं 4, 4 के बाद कितने हो सकते हैं 5। यानी ये जो मार्कर है वो मेरे पास एक फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होगा, या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होंगे, या 4 होंगे, है ना। तो हम बोल देंगे कि इस मार्कर का क्या हो रहा है बच्चों, क्वांटाइजेशन। क्या हो रहा है, क्वांटाइजेशन। इसी प्रकार बॉडी पर चार्ज या तो होता है 1 गुणा ई, या होता है 2 गुणा ई, या होता है 3 गुणा ई, या होता है 4 गुणा ई, यानी ये भी एक फिक्स्ड वैल्यू में अवेलेबल होता है। इसका मतलब इसका क्या होता है बच्चों, क्वांटाइजेशन। क्या होता है, क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो आवेश का जो क्वांटीकरण है उसका स्टेटमेंट लिखेंगे आप, स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या है, मैं लिखने जा रहा हूं, किसी वस्तु पर आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन के
आवेश का, किसी वस्तु पर आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज के रूप में होता है, के रूप में होता है, के रूप में होता है। यही आवेश का क्वांटीकरण है, यही आवेश का क्वांटीकरण है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो बच्चों, दुनिया में कोई भी चीज़ यदि अपने न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में पाई जाती है, कैसे पाई जाती है? अपने न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में पाई जाती है, तो हम बोलते हैं कि उस चीज़ का क्या हो रहा है? क्वांटाइजेशन। ठीक है। तो बच्चों, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा ना, वो भी अपने एक न्यूनतम मान, और वो ई होता है, उसके पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। उसके बच्चों पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है, या तो होगा 1 गुणा ई, या होगा 2 गुणा ई, या होगा 3 गुणा ई, या फिर कितना होगा? n गुणा ई। n आपका क्या होता है? इंटीजर नंबर। इसलिए हम बोल देते हैं कि चार्ज का क्या होता है बच्चों? क्वांटाइजेशन। चार्ज का क्या होता है? क्वांटाइजेशन। ठीक है। तो क्वांटाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो हमें ये बताता है कि कोई भी बॉडी हो, उस पर जो चार्ज है वो हमेशा किस फॉर्म में होगा? n गुणा ई के फॉर्म में होगा। ठीक है। तो क्वांटाइजेशन के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है। क्या याद रख लेना है? कि Q बराबर क्या होता है? प्लस माइनस NE। क्या होता है? प्लस माइनस NE। चलो एक सवाल करते हैं इस पर, एक सवाल करते हैं बच्चों इस पर। ठीक है, एक सवाल करते हैं। बेटा आपको ये दिया हुआ है कि एक बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है, एक बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है? तो आंसर है 1 कूलम। 1 कूलम। आपसे पूछा गया है कि वस्तु से हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? वस्तु से हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? यानी आपसे किसका मान पूछा है? n का मान। पहली बात, गिवन चार्ज पॉजिटिव है, इसका मतलब है ना, वस्तु से इलेक्ट्रॉन हटाए गए, है ना। ग्रहण यदि बॉडी इलेक्ट्रॉन करती तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता, तो हटाए गए हैं, है ना, सीधी सीधी बात है। हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी, तो बिल्कुल हम निकाल सकते हैं बेटा, बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए। क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल आपको क्या कहता है कि कोई भी बॉडी उस पर जो चार्ज होता है ना, वो तो किस फॉर्म में होता है? n गुणा ई के फॉर्म में होता है ना। पॉजिटिव चार्ज है तो हमने पॉजिटिव को काम में लिया है ना बेटा। तो वैल्यू पुट कर दो। Q का मान आपको कितना दिया हुआ है? 1 कूलम। ये क्या होगा बताओ? n गुणा E के बराबर। E क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। कूलम से कूलम काट दो। ये आपका n है, यहाँ से n कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 अपॉन कितना आ जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻19। ये आ गया। ठीक है। परंपरागत चीज़ है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है बच्चों, बोर्ड एग्जाम में कई बार 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है। ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ आपको याद भी रखनी चाहिए। जब बच्चों आप 1 में 1.6 का भाग लगाओगे तो ये आपको मिलता है 0.625। जब आप 1 में 1.6 का भाग लगाओगे आपको कितना मिलेगा? 0.625। ठीक है। और इनटू बच्चों -19 से ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +19। ठीक है। और ये आपका आंसर हो गया, यानी वस्तु से हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अब हो सकता है कुछ बच्चों को लगे कि ये जो आपका n है ना, ये आपका इंटीजर नंबर नहीं है, है ना, यानी पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि दशमलव देखते ही उनको लगता है कि ये तो भिन्न संख्या है। तो बच्चों ऐसा नहीं है। ये जो नंबर मैंने लिखा हुआ है, इसका जो गुणांक है वो देखिए क्या है, वो है 10⁻19। तो ये इंटीजर ही नहीं, बहुत बड़ा इंटीजर है, बहुत बड़ा इंटीजर है। यदि मैं इसको लिखूं तो कैसे लिखूंगा? देखो 10 का घात 19 है, दशमलव हटाने के लिए 3 जीरो काम में ले लेता हूं, तो ये मैंने लिख दिया 625। 3 जीरो काम में ले लिए तो यहाँ जीरो कितने बच गए? 16। 1 2 3 4 5 6 7।
ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये इतने वाले इलेक्ट्रॉन। और ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इसका मतलब यदि आप किसी बॉडी से, किसी वस्तु से बच्चों इतने इलेक्ट्रॉन हटाओगे ना, तब जाकर उस बॉडी पर कितना चार्ज आएगा, 1 कूलम। कितना चार्ज आएगा, 1 कूलम। तो बच्चों ये तो बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब 1 कूलम चार्ज कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं है, बहुत बड़ा चार्ज है ना। इतना बड़ा चार्ज देने के लिए हमें बहुत बड़ा कोशिश करना होता है ना। इसीलिए जो आपका चार्ज होता है, बॉडी को जो चार्ज देते हैं वो व्यवहारतः माइक्रो कूलम है ना, मिली कूलम है ना, इसमें दिया जाता है। तो आपको सवाल में ऐसा मिलता है कि बॉडी पे चार्ज कितना है, 20 माइक्रो कूलम, कितना है, 60 माइक्रो कूलम, क्योंकि 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा है। अब आपको एक बात और बता देता हूँ बच्चों, आप किसी भी बॉडी से, जैसे मान लो आपके पास एक आयरन ब्लॉक है ना, लोहे का एक ब्लॉक है आपके पास, या मान लो आपके पास एक वुड ब्लॉक है बच्चों, काठ का ब्लॉक है, ठीक है, या मान लो आपके पास एक रबड़ का बाल है ना, रबड़ का बाल है, ठीक है। तो बच्चों इन वस्तुओं में खूब सारे इलेक्ट्रॉन है और खूब सारे प्रोटॉन है। आप क्या काम करो, इस ब्लॉक से भी, इससे भी, इससे भी इतने इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो इस पर भी आ जाएगा 1 कूलम चार्ज, इस पर भी आ जाएगा 1 कूलम चार्ज, और इस पर भी आ जाएगा 1 कूलम चार्ज। ये बात हमेशा याद रखना। किसी भी बॉडी से यदि आप इतने इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो, तो उस बॉडी पे कितना चार्ज आ जाएगा, 1 कूलम चार्ज आ जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, कितना चार्ज आया, तो आपको पता है बच्चों बॉडी पर चार्ज Q बराबर कितना होगा। 1 इलेक्ट्रॉन हटाते हो तो 1 ही, n हटाते हो तो कितना आता है बच्चों, n गुणा E का मान आप जानते हो है ना, क्या होता है, आवेश का क्वांटा। n का मान ये रहा, पुट करोगे, सरल करोगे तो ये जो आपको Q है ये कितना मिल जाएगा बच्चों, 1 कूलम। तो भाई कहने का मतलब है किसी भी बॉडी से आप इतने इलेक्ट्रॉन निकाल, या यूँ कहूँ कि आपके पास कोई भी वस्तु है ना, चाहे वो किसी भी पदार्थ की बनी हुई है, उससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लो आप। यदि आप 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो उस पर चार्ज कितना आएगा, तो आंसर है 1E। और 1E का मतलब बोलो कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, चलो थोड़ा सा कंसेप्ट साफ हो जाए, फिर कह रहा हूँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इन दोनों में से कोई ना कोई प्रॉपर्टी है, ये दोनों के दोनों जो गुणधर्म है वो आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल पे एक सवाल मैं आपसे और करवाता हूँ। जैसे आपको ये दिया हुआ है कि एक तो ये चार्ज दिया हुआ है, किसी बॉडी पे चार्ज 1.6 इंटू है ना 10⁻⁻20 कूलम, ठीक है। एक दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻18 कूलम। एक आपको दिया हुआ है 3.2 इंटू 10⁻17 कूलम। एक ये दिया हुआ है बच्चों 3.2 इंटू 10⁻21 कूलम, ठीक है। क्या है ये, क्या है बच्चों, ये बॉडी पर चार्ज के वैल्यू है ना। आपसे ये पूछा गया है इनमें से कौन कौन से आवेश संभव नहीं है, कौन कौन से आवेश संभव नहीं है। वैसे तो एक बार की देखते ही पता लगता है बच्चों है ना, किसी भी वस्तु को मिनिमम आप कितना चार्ज दे सकते हो, तो आंसर है मिनिमम आप इतना चार्ज दे सकते हो, इतना चार्ज, इससे कम चार्ज नहीं दे सकते है ना। तो आप जैसे ही इसको देखते हो ना, इसको देखते हो है ना, ये तो ये वाला चार्ज तो इससे भी कम आ गया, इसका मतलब ये चार्ज तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हम लोगों को देखकर आंसर नहीं निकालना बच्चों। कैसे आंसर निकालेंगे, क्यू के वैल्यू दिए हुए सारे के सारे पॉजिटिव है ना। क्वांटाइजेशन का जो प्रिंसिपल है उसका जो फार्मूला वो ऐसा है कि क्यू आपका क्या होता है, प्लस या माइनस, और क्या होता है, n गुणा ई है ना। और ये जो n है वो आता है बच्चों इंटीजर नंबर का मतलब क्या आता है, बोलो पूर्णांक। क्या आता है, पूर्णांक, वो भिन्न संख्या नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस पे लगाएं ये चीज़, तो n गुणा ई है ना। क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है बच्चों, यहाँ पॉजिटिव चिन्ह लेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, n गुणा ई। क्यू का मान कितना दिया हुआ है, 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। n गुणा में बोलो क्या है, ई क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम आप काट दो, n बराबर क्या आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻20, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 से 1.6 काट दो,
है ना। -19 से -19 काट दो, 10 का पावर -1, ये कितना आ जाएगा 1/10, और 1/10 का मतलब कितना होता है 0.1। तो बच्चों n का मान देखो, इंटीजर नंबर नहीं आया, क्या नहीं आया बच्चों, इंटीजर नंबर, क्या नहीं आया, इंटीजर नंबर, और इंटीजर नंबर नहीं आया इसका मतलब ये वाला चार्ज किसी भी बॉडी को नहीं दिया जा सकता। इतना चार्ज देने के लिए बॉडी से इतने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन का 10वां हिस्सा, और 1 इलेक्ट्रॉन का 10वां हिस्सा आप नहीं निकाल सकते। कम से कम आप कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, 1, है ना। तो आपको n निकाल लेना है भाई। यदि n इंटीजर नंबर आ जाता है ना, तब तो वो चार्ज पॉसिबल होगा, है ना, और यदि इंटीजर नंबर नहीं आता तब वो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। जैसे यहाँ 0.1 आ गया, जैसे 2.5 आ जाता है ना, 2.75 आ जाता है ना, तो वो चार्ज पॉसिबल नहीं। हाँ 2 आ जाता, या फिर 3 आ जाता, या फिर मान लीजिए 20 आ जाता, या मान लीजिए बेटा 25 आ जाता, तब वो पॉसिबल होता। ओके, अब देख लेते हैं दूसरा। तो बच्चों Q बराबर n गुणा ई है, हमें तो बच्चों n चाहिए ना, तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आएगा Q/E, है ना। इसको मैं डायरेक्ट यूज कर लेता हूँ, Q/E, ठीक है। तो बच्चों जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन है उसको चेक करते हैं, है ना। n बराबर बॉडी पर चार्ज देखो ये वाला है कितना 1.6, और 10 का पावर कितना है -18, ठीक है। ये चार्ज का क्वांटा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। काट दो कूलाम, 1.6 काट दो, -18 काट दो, ये बचेगा -1, और ऊपर जाके ये कितना हो जाएगा +1, यानी फाइनली बोलो क्या होगा 10, और 10 इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। तो बॉडी पर ये वाला चार्ज पॉसिबल है। किसी भी बॉडी से यदि आप कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, तो उस बॉडी पे ये चार्ज आ जाएगा, उस बॉडी पे ये चार्ज आ जाएगा। बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 1 ही, 2 निकालोगे तो 2 ही, 4 निकालोगे तो 4 ही, 10 निकालोगे तो 10 ही, और 10 को आप ई से गुणा करोगे तो फाइनली ये वैल्यू आनी है। इसके बाद ये देखते हैं, ये देखते हैं बच्चों n बराबर Q, बोलो Q कितना है 3.2 गुणा 10 की घात माइनस कितनी है 17, E कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। कूलाम तो कट ही जाएगा, ठीक है। ये बोलो कितना आया बच्चों 2, -17 से काटोगे बोलो कितना आएगा -2, ऊपर जाके कितना बन जाएगा 100, 100 को 2 से गुणा करोगे बोलो कितना आ जाएगा बच्चों 200, है ना। ये क्या है इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर है तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। लास्ट वाला देख लेते हैं, लास्ट वाला देख लेते हैं बच्चों। n बराबर Q 3.2 बोलो 10 की घात माइनस कितनी है 21 कूलाम, बट्टा में E कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कट गया भाई, बोलो बेटा कितना आया 2, -19 से -21 को काटोगे कितना आ जाएगा -2। तो n बराबर कितना आ गया 2/100, और 2/100 ये -2 है, नीचे जाके +2 यानी क्या बनेगा 100, और 2/100 का मतलब होता है 0.02। क्या ये इंटीजर नंबर है? नहीं। क्या ये इंटीजर नंबर है? नहीं। नहीं है तो ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों जो क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट है Q बराबर n गुणा E, है ना, यहाँ से आप क्या निकाल लोगे n निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे n, और n यदि इंटीजर नंबर आता है तो वो चार्ज पॉसिबल है, और इंटीजर नंबर नहीं आता तो वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया गया बच्चों, आपको ऐसा दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है आपको ऐसा दे दिया गया है कि किसी बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन हटाए गए हैं, तो उस पर कितना चार्ज आएगा, तो ±Ne। ठीक है, पहली बात इलेक्ट्रॉन हटाए गए हैं तो साइन किसका काम में लेना है, प्लस का, तो Q बराबर क्या लिखोगे प्लस, ये इलेक्ट्रॉनों का नंबर होता है, कितने इलेक्ट्रॉन हटाए गए हैं 2, तो यहाँ क्या लिखोगे 2, और गुणा में क्या लिखोगे E, तो बॉडी पे चार्ज आएगा ये वाला। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बॉडी में ऐड किए गए हैं, ऐड किए गए हैं इसका मतलब बॉडी पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, तो Q बराबर आप क्या लिखोगे माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं 2, और गुणा में क्या आ जाएगा E। तो बच्चों ये इंटीजर नंबर तो है, लेकिन ये है क्या, वस्तु से हटाए गए या वस्तु के द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है बच्चों, क्या याद रखना है कि Q बराबर आपका क्या होता है, प्लस या फिर माइनस n गुणा E। E आपका क्या होता है, चार्ज का क्वांटा, और n आपका क्या होता है, इंटीजर नंबर या वस्तु से
हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या वस्तु के द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब बच्चों आपको एक बात और बताता हूँ, बच्चों। क्या बात बताऊँ आपको, है ना। आज प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लेंगे, फिर कल पढ़ेंगे हम कूलम फोर्स या कूलम लॉ या कूलम का नियम, ठीक है। तो देखो बच्चों, आपको क्या बताऊँ, यदि किसी बॉडी पे चार्ज आता है ना, तो उसके मास में चेंज आता है, किसी बॉडी पे यदि चार्ज आता है, मान लो बच्चों ये आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी है। क्या है बच्चों? न्यूट्रल बॉडी, यानी कौन सी? उदासीन वस्तु। कौन सी वस्तु है? उदासीन वस्तु। अब ये जो उदासीन वस्तु है, मान लीजिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मास कितना है बच्चों? m, और इसका मास बोलो कितना है? m'। तो मैं आपको बताता हूँ कि यदि किसी उदासीन वस्तु पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज, तो उसके मास में कमी आ जाती है, तो यदि m' और m में यदि रिलेशन पूछा जाए तो m' जो है वो m से छोटा होगा, है ना। अब मास में जो कमी आई है वो कमी कितनी है? मास में कमी या मास में जो चेंज है उसको यदि मैं डेल्टा m से लिखूं तो वो होता है बच्चों n गुणा m। यहाँ n क्या है? तो ये है बच्चों वस्तु से हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। m क्या है? तो ये है इलेक्ट्रॉन का मास, और ये होता है 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। बहुत छोटा सा चार्ज है ये। कैसे हुआ ये आपकी बॉडी थी बच्चों। मान लीजिए इस बॉडी से आपको इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देना है, तो इसे इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे। मान लीजिए इस बॉडी से आपने क्या काम किया? एक इलेक्ट्रॉन हटा लिया। बोलो बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन हटाया है? एक। और एक इलेक्ट्रॉन हटाने का मतलब है इस बॉडी से आपने एक पार्टिकल निकाला है, और उस पार्टिकल का मास कितना है बच्चों? me। कितना है? me। इसका मतलब इतना मास इससे निकल गया, है ना। तब जाके इस पे कौन सा चार्ज आया है? पॉजिटिव चार्ज आया है। और चार्ज के जाने के कारण बोलो क्या गया है? साथ में मास भी गया है। तो बोलो इसके मास में क्या आएगी? कमी आएगी। यदि आप 2 इलेक्ट्रॉन हटा लेते हो, 1 इलेक्ट्रॉन हटाया, तो इससे कितना मास गया? 1 इलेक्ट्रॉन का मास यानी 1 गुणा m, है ना। तो इसके द्रव्यमान में जो कमी है, वो कितनी आ जाएगी? 1 गुणा m। यदि आप 2 इलेक्ट्रॉन हटा लेते तो 2 पार्टिकल चले गए, और 2 पार्टिकल चले गए तो 2 पार्टिकल कितना मास लेके गए हैं? me + me यानी 2me, है ना। तो इसके मास में कमी कितनी आ जाती? 2me। यदि आप इसे 3 इलेक्ट्रॉन हटाते तो चार्ज और बड़ा आ जाता, +3 ही आ जाता भाई, +3 ही आ जाता। लेकिन कितना मास गया? me + me, बोलो कितना चला गया? 3me। इसी प्रकार यदि आप इससे n इलेक्ट्रॉन हटा लोगे तो बोलो इससे कितना मास निकल जाएगा? n गुणा me। हालांकि me बहुत छोटा होता है ना। तो बॉडी के मास में कमी तो आई है, लेकिन वो बहुत छोटी सी कमी आती है, जैसे नैनोग्राम ऑर्डर की। 1 नैनोग्राम मास कम हो गया, है ना। ग्राम भी नहीं, पूरा 1 ग्राम भी नहीं बच्चों, नैनोग्राम, है ना। इस तरह का कमी आता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ओके, अब इस चीज़ को ऐसे देखते हैं। यदि बच्चों कोई न्यूट्रल बॉडी है और उस न्यूट्रल बॉडी को आप नेगेटिवली चार्ज कर देते हो, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यदि इसका जो मास है वो मैं m बोलूँ, तो बच्चों m है ना, वो बच्चों m से बड़ा होगा। तो यहाँ आपने क्या देखा? ध्यान देना, उदासीन वस्तु को धनावेशित कर दोगे तो द्रव्यमान में कमी आएगी, वस्तु के द्रव्यमान में कमी आएगी। और उदासीन वस्तु को यदि ऋणावेशित कर दोगे तो वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि होगी। मतलब वस्तु को आवेशित करने पर उसके द्रव्यमान में क्या होगा? परिवर्तन। ओके, चलो परिवर्तन हुआ। अब मैं पूछता हूँ चलो वृद्धि होगी तो कितनी होगी? तो आंसर है इतनी ही होगी, n गुणा me। यहाँ n क्या है? वस्तु में ऐड किए गए इलेक्ट्रॉन या वस्तु के द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। भाई कॉमन सेंस की बात है, न्यूट्रल बॉडी थी, आपको इसे नेगेटिव चार्ज देना है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो आपने इसमें 1 इलेक्ट्रॉन यदि ऐड कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन भी यदि आपने ऐड कर दिया, तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो नेगेटिव आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो कितना आया? 1 गुणा ही। ये तो इस पर चार्ज आ गया।
और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब है आपने इसमें एक पार्टिकल ऐड किया है और उस पार्टिकल का मास कितना है me। तो पहले इसका जो भी मास था, मान लो m था, है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन का मास और ऐड हो जाएगा, तो इसका चार्ज, अब इसका मास कितना हो जाएगा m + n, कॉमन सेंस की बात है। ओके, चार्ज और देना है, आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो 2 इलेक्ट्रॉनों का मास होता है me + me 2me, है ना, इतना बढ़ जाएगा। 3 किए तो 3me, 4 किए तो 4me। तो चेंज कितना आया, पहले कितना था m, बाद में कितना हो जाता है m'। तो चेंज कितना आया, तो आंसर चेंज आएगा n गुणा me। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो कितना बढ़ेगा, 1 गुणा me। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो 2 गुणा me। 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो 3 गुणा me। 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो 5 गुणा me। तो मोटा मोटी बात यह है कि वस्तु को आवेशित करने पर उसके द्रव्यमान में जो चेंज है, और ये चेंज 2 प्रकार का हो सकता है, आपका द्रव्यमान इंक्रीज भी हो सकता है और आपका द्रव्यमान डिक्रीज भी हो सकता है। ये चेंज इन मास है, कितनी वृद्धि हुई है या कितनी कमी हुई है, ये वाली है, और ये हमेशा होती है n गुणा me। यहाँ ये तो है इलेक्ट्रॉन का मास और ये है वस्तु से हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या वस्तु के द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बच्चों आपको याद रखना है, यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उस वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है। यदि वस्तु को, है ना, आप ऋणावेशित कर देते हो तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी, कितनी, n गुणा me। और यदि वस्तु को आप धनावेशित करते हो तो उसके द्रव्यमान में क्या आएगी, कमी आएगी। हमेशा याद रखना भाई, सीधी सी बात है, पार्टिकल निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो द्रव्यमान में कमी आ जाएगी, है ना। और यदि इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो पार्टिकल अंदर आ रहा है, मास अंदर आ रहा है बॉडी के, इसका मतलब द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ओके, तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या आवेश का क्वांटीकरण, जैसे ही ये नाम आता है आपके माइंड में एक फॉर्मूला चलना चाहिए कि Q बराबर क्या होता है, ± Ne। Q बराबर क्या होता है, ± Ne। ओके, इसके बाद बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 5, 6 प्रॉपर्टी है इसकी, है ना। 5 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, आज आपको नोट्स मिल जाएंगे बच्चों, है ना। डिस्क्रिप्शन में जो आपका YouTube चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ मिलेगा, है ना। उसमें एक PDF फाइल मिलेगी, है ना। चैप्टर नंबर जो आपका फर्स्ट है उसके कंप्लीट नोट्स ने मिलकर, है ना, उसके कुछ पार्ट्स के नोट्स मिलेंगे। अगला जो वीडियो लेक्चर अपना आएगा, रिमेनिंग जो नोट्स हैं वो आपको उसमें मिल जाने हैं बच्चों। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 देखो बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, ये भी अच्छी प्रॉपर्टी है कि चार्ज हमेशा मास के साथ आता है। चार्ज हमेशा मास के साथ आता है, इसका मतलब आवेश के साथ सदैव द्रव्यमान जुड़ा रहता है, और इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं संबद्ध रहता है, संबद्ध रहता है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। यदि आवेश आया है तो इसका मतलब द्रव्यमान भी आया है। लेकिन बच्चों इसका जो विलोम है ना, वाइस वर्सा, वो सत्य नहीं है ना। आवेश के साथ द्रव्यमान संबंध रहता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि द्रव्यमान के साथ भी आवेश हो, द्रव्यमान के साथ भी आवेश हो। बच्चों एक चीज़ देखो, आप लोग एक चीज़ देखो, जैसे कोई बॉडी है ना, न्यूट्रल है ना, उस पर मान लो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, पहले ये आया, उसके बाद देखो ये आया, उसके बाद देखो ये आया, उसके बाद देखो ये आया। इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज के साथ साथ मास भी आएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो होता है। देखो बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन आया, है ना, एक इलेक्ट्रॉन आया तो अपने साथ कितना मास लेके आया, me। कितना मास लेके आया, me। यानी चार्ज आया तो बोलो क्या आया, मास भी आया। एक इलेक्ट्रॉन के अलावा एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, मान लो 2 आ गए तो कितना मास आ गया, 2 me। एक इलेक्ट्रॉन और आया तो देखो बच्चों me मास और आ गया, है ना। या फिर यदि इलेक्ट्रॉन हटते हैं तो me मास निकल रहा है, me मास निकल रहा है ना। तो चार्ज आ रहा है तब भी साथ में मास आ रहा है, चार्ज जा रहा है तब भी साथ में मास जा रहा है। यानी चार्ज के साथ हमेशा क्या रहता है, मास रहता है। चार्ज के साथ हमेशा क्या रहता है, मास रहता है। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है बच्चों। ऐसा नहीं है कि द्रव्यमान के साथ सदैव चार्ज रहे। जैसे अपन बात करें न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन के पास मास तो होता है, मास तो होता है। कितना होता है बच्चों, तो आंसर है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। मास तो होता है, लेकिन इसके पास चार्ज नहीं होता, है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि द्रव्यमान हो तो निश्चित रूप से आवेश हो ही हो।
लेकिन ये तय है यदि आवेश होगा ना तो द्रव्यमान होगा ही होगा। जैसे अपन बात करें एक पार्टिकल की, एक छोटा सा पार्टिकल है जिसको मैग्नीफाई करके मैंने दिखा दिया, आपका इलेक्ट्रॉन है ना, इस पे चार्ज है, कितना है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यदि चार्ज है ना इस पार्टिकल पे तो मास होगा ही होगा। और आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम, 31 किलोग्राम, है ना। यदि किसी पार्टिकल पे चार्ज है तो उसका मास होगा ही होगा, उसका मास होगा ही होगा, है ना। जैसे बच्चों अपने पास खूब सारे कई पार्टिकल्स हो रहे हैं, है ना। आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ चुके हो, है ना। आप न्यूट्रिनो नाम के पार्टिकल को अब जानने लग गए हो, है ना। और आप लाइट का जो क्वांटा होता है जिसको फोटोन बोलते हैं उसको भी आप बच्चों जानते हो। तो फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है, फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है बच्चों, फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है जो चार्जलेस होता है, यानी इसका चार्ज कितना होता है 0। तो बच्चों उसको मास भी नहीं होता। यदि फोटोन पे अपने को चार्ज मिल जाता ना तो मैं आपको ये बात नहीं लिखवा रहा होता कि आवेश के साथ सदैव द्रव्यमान होता है, क्योंकि फोटोन मासलेस होता है और उस पर चार्ज आ गया है तो मैं बात लिखाता ही नहीं कि चार्ज के साथ हमेशा मास होगा। ऐसे हमें एक पार्टिकल और मिला जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिनो, और उसको न्यू से लिखते हैं, है ना। ये वाला जो न्यूट्रिनो पार्टिकल है बच्चों, ये हम ये पाते हैं प्रैक्टिकली कि ये चार्जलेस होता है। जब इसका मास मेजर किया गया, है ना, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफी से, तो इसका मास भी हमें क्या मिला 0। यदि बेटा इसका हमें चार्ज मिल जाता ना तब हम ये बात नहीं लिखते कि आवेश जो है ऑलवेज मास के साथ आता है, ऐसा हम नहीं बोलते, क्योंकि चार्ज आ गया लेकिन ये मासलेस है। लेकिन इसका एग्जांपल हमें कहीं नहीं मिला, हमारे पास आज की तारीख में ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है बच्चों जिस पे चार्ज हो और मास ना हो। यानी चार्ज है तो मास है, चार्ज है तो मास है। इसका मतलब यदि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब मास भी ट्रांसफर हो रहा है, मास भी ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब चार्ज में यदि चेंजेस आएंगे ना तो मास में भी चेंजेस आएंगे। यानी कोई न्यूट्रल बॉडी है उस पर यदि चार्ज आएगा ना, चाहे पॉजिटिव चार्ज आए नेगेटिव चार्ज आए, उसका जो मास है वो आपका चेंज होगा ही होगा। ओके बच्चों, ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। ये जो 2 प्रॉपर्टीज हैं इनको आप अच्छे से रीड करोगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाला प्रॉपर्टी देख लेते हैं, लास्ट वाला प्रॉपर्टी देख लेते हैं बच्चों, जो चार्ज के बारे में। चार्ज के 3 स्टेट हो सकते हैं बच्चों, चार्ज यानी आवेश, इसके 3 स्टेट हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक तो चार्ज आपका रेस्ट में हो, है ना, रेस्ट में हो। दूसरा स्टेट क्या हो सकता है कि चार्ज आपका मोशन में हो, गति में हो। और ये जो गति है ये 2 प्रकार की हो सकती है, गति है वो 2 प्रकार की हो सकती है। एक तो बच्चों एक समान गति, एक समान गति का मतलब उसका वेलोसिटी चेंज ना हो, ठीक है। और दूसरा हो सकता है बच्चों त्वरित गति। त्वरित गति का मतलब है उसके वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, यानी या तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है या वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। यदि मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना भाई। यदि कोई चार्ज एक्सेलरेशन में है तो उसका मतलब उसके वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है। और यदि कोई चार्ज मोशन में है बट एक्सेलरेशन में नहीं है, इसका मतलब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, उसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो बच्चों देखो, जब आपका चार्ज स्थिर होता है ना, स्थिर का मतलब किस पे होता है, रेस्ट पे। तो इस चैप्टर का नाम क्या था, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ने वाले हैं, है ना। जैसे मास के चारों ओर एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनता है ना, गुरुत्वीय क्षेत्र बनता है ना, वैसे चार्ज के चारों भी एक क्षेत्र बनता है जिसको विद्युत क्षेत्र बोला जाता है। तो बच्चों यदि आपका चार्ज रेस्ट पे होता है, तो वो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, विद्युत क्षेत्र, केवल और केवल विद्युत क्षेत्र बनाता है। पूछा जाता है चार्ज स्थिर अवस्था में है क्या बनाएगा, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, दोनों, ये वो। तो आपका आंसर है केवल विद्युत क्षेत्र। यदि बच्चों चार्ज गति करने लगता है, अब गति में भी 2 केस बन गए। यदि वो एक समान वेग से गति कर रहा है, तो वो विद्युत क्षेत्र भी बनाता है और इसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है। ई किसका सिंबल है बच्चों, विद्युत क्षेत्र का, और बी किसका सिंबल है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का। तो एक समान वेग से गति करता है तो विद्युत क्षेत्र भी बनाता है और चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है। जो बच्चों आपके एमसीक्यू वाले सवाल बोर्ड के एग्जाम में आएंगे उनमें ये आ सकता है, ठीक है, कि एक समान वेग से गति करता है, क्या पैदा करेगा, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एक समान वेग से गति करता है ना, तो ई के साथ साथ बी भी बनाएगा। अब अगली चीज है, यदि गति तो कर रहा है
लेकिन वो एक्सेलरेटेड है यानी त्वरित है, यानी वेलोसिटी में लगातार चेंज आ रहा है बच्चों, वेलोसिटी में लगातार चेंज आ रहा है। तो देखो विद्युत क्षेत्र तो बनाएगा ही बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा। इसके साथ साथ वो जो आवेशित कण है, वो जो चार्ज है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उत्सर्जन और करने लगता है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन और करने लगता है। ये एक्सपेरिमेंटली देखी गई चीज है। तो ध्यान से सुनो, जब आपका चार्ज रेस्ट पर है तो वो क्या बनाता है, केवल विद्युत क्षेत्र, है ना। जब आपका चार्ज मोशन में है तो मोशन दो प्रकार का हो गया, या तो वो एक समान वेग से गति कर रहा है ना, या फिर वो त्वरित गति कर रहा है, यानी घटते या बढ़ते या दिशा बदलते वेग से गति कर रहा है। तो यदि एक समान वेग से गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र भी बनाएगा और इसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा। लेकिन यदि त्वरित गति करने लगता है तो विद्युत क्षेत्र तो बनाएगा ही बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा ही बनाएगा। इसके साथ एक और काम करने लगता है, और वो काम क्या है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या करने लगता है, उत्सर्जन करने लगता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल इससे आ सकता है। हालांकि देखो बच्चों, आप मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ चुके हो, है ना, आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ चुके हो, तो आपको वहां बताया गया था कि आपका एक वायर है ना, उस वायर में यदि कोई इलेक्ट्रॉन दौड़ता है तो इलेक्ट्रॉन दौड़ने के कारण क्या बनता है बच्चों, करंट। करंट बोलो बच्चों, करंट किसके कारण बना, इलेक्ट्रॉन के दौड़ने के कारण। इलेक्ट्रॉन के दौड़ने के कारण यानी किसके कारण बना, आवेश के गति के कारण। किसके कारण, आवेश की गति के कारण। तो उस तार के चारों ओर जिसमें धारा बह रही है, क्या बनता था बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनता था, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। तो यही तो बात है कि गति के कारण क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र। और यही आवेश यदि त्वरित गति करने लगता है प्यारे बच्चों, तो वह विद्युत क्षेत्र भी बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है, इसके साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन भी करता है। तो ये आपके चार्ज के जो प्रॉपर्टीज है वो पूरे हो गए। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो कल का लेक्चर है उस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर की सबसे बड़ी वाली चीज़, है ना। पूरा का पूरा चैप्टर उस पर डिपेंड करेगा बच्चों, है ना। और वो आपका क्या है, कूलाम का नियम। क्या है, कूलाम का नियम। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, बाय बाय।